हेलो एवरीवन। तो 6 सितंबर की शाम बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाला दिन और जियो फाइनेंशियल को का एनएससी के सारे इंडाइसेस को अलविदा कहने वाला दिन था। तो आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है, इसके एनालिसिस करेंगे। लास्ट में एक शेयर पकड़ने की कोशिश करेंगे अपने स्कैनर से जो ट्रेड के लिए सूटेबल हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। जियो फाइनेंशियल की बात करेंगे। देखिए, जियो फाइनेंशियल में आज उम्मीद थी कि सारे इंडाइसिस से वो बाहर होगा, तो हो सकता है उसके अंदर कोई बड़ा सेल ऑफ आए। सेल ऑफ तो बड़ा आया, लेकिन सारा ही सेल ऑफ एब्जॉर्ब होता हुआ नजर आया। कोई पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं हुई और खुला 3-4% नीचे था, उसके बाद वहीं स्ट्रगल करता रहा और उसके बाद लास्ट में थोड़ा ऊपर भी आया, लेकिन क्लोज करीब 1% नीचे जा करके हुआ। तो कोई इस न्यूज़ की वजह से कोई बड़ा सेल ऑफ जैसी सिचुएशन नहीं थी। अच्छा, देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपके साथ जब चर्चा की है तो हमेशा बात यही की है कि पहली बात तो रिलायंस के ऊपर हम हमेशा ही बुलिश रहे हैं, और हमारी आप वीडियो देखेंगे तो हमको तो इन द ईयर्स टू कम नियर फ्यूचर में 5,000 रुपये तक भी जाने का की बात करी है हमने। अब क्योंकि ये एंटिटी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी रिलायंस के साथ डीमर्ज होकर के एक सेपरेट एंटिटी बन गई, लेकिन अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। अभी सिर्फ अजम्पशंस पे, न्यूज़ पे और एंटीसिपेशन में इसके प्राइस चल रहे हैं। तो जब इस टाइम ये डीमर्ज हुआ था उस समय इसकी वैल्यू निकाली गई थी 160, 70, 80 रुपए के आसपास। जितने भी ग्लोबल ब्रोकर हाउसेज हैं उन सब ने अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू निकाल करके दी थी, लेकिन उसके बाद 260-62 रुपए के ऊपर 61 रुपए 85 पैसे पर, रादर मोर प्रिसाइजली, ये इसकी वैल्यू डिस्कवर हुई। और उसके बाद वो सर्किट टू सर्किट गिरता रहा, 202 रुपए तक आ गया। और फिर वहाँ से मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छी खासी बाइंग करी और उसके बाद ये ऊपर आ गया। तो ये इसमें चलता रहेगा। लेकिन हमने जब भी आपसे बात की है, क्योंकि इन दोनों एंटिटी को जब तक ये रिलायंस जियो फुली ऑपरेशनल नहीं हो जाता, इन दोनों को मिला करके ही वैल्यू देखनी चाहिए। तो पहले चलिए इसकी बात कर लेते हैं कि मिला करके क्यों देख लेनी चाहिए। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल का शेयर अभी 252 रुपये 85 पैसे पे क्लोज हुआ है आज, और रिलायंस का हुआ 2428 रुपये का। दोनों की कंबाइंड वैल्यू को अगर आप देखते हैं ना, तो 2681 रुपये आती है। अब अगर जियो फाइनेंशियल का शेयर यहाँ से 20% चढ़ता है या उतरता है तो 50 रुपये ऊपर या नीचे होगा, और रिलायंस का शेयर 2% चढ़ता है या उतरता है तो वो भी करीब 50 रुपये ऊपर या नीचे होगा। तो आपको देखना ये है दोनों को मिला करके कंबाइंड वैल्यू उसकी कहाँ जा रही है, कंबाइंड ग्रोथ कहाँ जा रही है। मतलब कि आप यूँ समझ लो कि जियो फाइनेंशियल का शेयर अगर 50 रुपये बढ़ता है, यानी कि 20% बढ़ जाता है, तो कंबाइंड वैल्यू का कितना बढ़ेगा आप देखिए। कंबाइंड वैल्यू का परसेंटेज टर्म्स में आप देखेंगे तो करीब करीब 2% ही बढ़ेगा। तो देखने का तरीका फिलहाल मेरे हिसाब से, मतलब मेरे नज़रिए में तो ये है, आपका नज़रिया कैसा होगा वो आप डिसाइड करेंगे। तो मैं तो इसी नज़रिए से अभी देखता चला आ रहा हूँ, क्योंकि आज भी पूरे दिन मैंने ट्रैक किया कि जितना ये एब्सोल्यूट टर्म्स में जियो फाइनेंशियल ऊपर या नीचे होता था, उतना ही दूसरा वाला भी एडजस्ट करने के लिए आगे जाता था। लेकिन अब ये सारे इंडाइसेस से बाहर हो चुका है, तो अब इसकी कहानी डिफरेंट होती नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी, क्योंकि अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, अब पेपर्स पे कुछ अभी आया नहीं है। एक आध क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए ऑपरेशनल होने के बाद में, उसके बाद इसकी वैल्यू एसेस की जाएगी और उस हिसाब से इसमें मन बनाया जाएगा कि क्या करना है। मेरे पास एज ए डिस्क्लोज़र, मेरे पास जियो फाइनेंशियल का एक भी शेयर नहीं है, और अभी मेरा खरीदने का कोई प्लान भी नहीं है। तो जब एक दो क्वार्टर के रिजल्ट इनके सामने आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कैसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी रहती है और कैसा काम करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब जियो फाइनेंशियल डिसरप्शन पैदा कर देगा फाइनेंशियल मार्केट में। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स मैं यूं ही सोच रहा था, क्या ये फाइनेंशियल मार्केट के लिए डिसरप्शन पैदा करता है तो क्या ठीक है? क्या दूसरी बड़ी हमारी फाइनेंशियल कंपनी या छोटी फाइनेंस कंपनियों को अगर किसी वजह से तकलीफ आती है, तो क्या हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक है? तो ये सारा का सारा बिजनेस एक ही ग्रुप में, एक ही ग्रुप की छत के नीचे अगर होने लग जाए,
और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्लोज हो जाएं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट होंगी? क्या ये ग्रुप अकेला करके देगा सबके लिए? ये मेरा पर्सनल सवाल है, मेरे दिमाग में आया, मैंने इस वीडियो में बोल दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या हमारे कंट्री के अंदर 140 करोड़ लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल पा रहा है और मिलने की संभावना है इस तरीके के डिसीजन से? जबकि सारा का सारा जो बड़ा बिजनेस है वो बड़े घरानों के पास ही जाता जा रहा है। छोटा बिजनेस भी अभी रिटेल से लेकर के, फाइनेंसिंग से लेकर के, माइक्रो फाइनेंसिंग से लेकर के, और ये छोटे छोटे लोन बांटने के काम से लेकर के, टेलीकॉम से लेकर के, ग्रीन एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, सभी के अंदर अगर ये काम कर रहे हैं तो यार कुछ तो छोटे लोगों के लिए भी छोड़ देते। खैर एनीवे, ये मेरी अपनी पर्सनल थॉट है। इसके ऊपर मैंने विचार रखा आपके पास। आप इससे कितना सहमत है नहीं है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं। अब आगे बात करेंगे कि मार्केट कैसा रहा। देखिए, मार्केट तो आखिरी आवर्स में मस्त हो गया था बिल्कुल। निफ्टी की बात कर लेते हैं जल्दी से। निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ जा करके? 19,611 पे, यानी कि 19,600 के ऊपर जा करके क्लोज हुआ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्लोज करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऑप्शन चेन में निफ्टी क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन में निफ्टी ये बता रहा है, भाई मैं झुकूंगा नहीं। 19,600 की कॉल के ऊपर 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और 1,69,000 खड़े हैं पुट के ऊपर। इसके बाद 2,54,19,700 पे खड़े हैं। आज ही 98,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, तो ये 19,000, मतलब हर 50-50 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन मजबूती भी भर रहा है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम फटाफट देखेंगे। अब हम इसका चार्ट किसका देखेंगे? चार्ट देखेंगे निफ्टी की 19,500 वाली कॉल में आज क्या काम हुआ, जिसकी एक्सपायरी कल होने वाली है। तो देख लीजिए भाई साहब, आखिर के 15-20 मिनट में भर भर के कॉल उठाई गई। किसने उठाई हमको नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ कॉल उठाई गई। वहीं पुट के साथ क्या काम हुआ? 19,500 वाले पुट में, 19,500 वाली पुट में भर भर के कॉलें बेची गई। बड़ा बार नजर आ रहा है आपको, लाल रंग का, ये वॉल्यूम बार, बेची गई। तो पुटें बेची गई, कॉल खरीदी गई, और डेटा भी ऐसा ही बता रहा है कि 19,700 की तैयारी निफ्टी कर रहा है। तो ये बात तो रही निफ्टी की। अब बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम कहानी कहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन ये भी 44, आज कहाँ क्लोज हुआ? ये 44,409 पे जाकर के क्लोज हुआ है। हालांकि ये तो एडजस्टमेंट वाली फिगर है। क्लोज हुआ था 44,500 के आसपास ही, मतलब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस उसके आसपास का ही था। तो अब इसकी ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? इसकी ऑप्शन चेन हम खोलेंगे अगले हफ्ते की, मतलब इसका तो आज हो गया, अगले बुधवार की खोलेंगे। अगले बुधवार वाली में 44,400, 44,500 की कॉल और पुट दोनों के ऊपर ओपन इंटरेस्ट कॉल में 1,32,000 खड़ा है और पुट में खड़ा है 1,95,000 का। तो अभी क्योंकि पहला ही दिन होगा, अभी इसमें कुछ समझ में ठीक से नहीं आ रहा। हालांकि 45,000 पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट की, और नीचे की तरफ 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट की 44,000। तो 44,000 और 45,000 के बीच की रेंज बता रहा है ब्रॉडरली। लेकिन आखिरी के 15 मिनट में क्या हुआ, क्योंकि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी लगता है कि 15 मिनट में क्या करामात हुई। 44,500 की कॉल में दबा करके कॉलें उठाई गई हैं 13 सितंबर वाली एक्सपायरी में, ये देख लीजिए आप। और पुट में क्या किया गया? 44,500 वाली पुट में बेचा गया है दबा करके, आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा सा भार ले रहा है। तो ये बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की फटाफट। अब हम बात करेंगे इनके कंपोनेंट्स की, कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या चला, कैसे रहे। तो टॉप 15 को हम यहाँ पे लगा लेते हैं अपने स्क्रीन पे। तो ये अपना काम कर रहा है और काम करते ही ये रेडी हो जाएगा। हाँ जी, ये रेडी हो गया। और आज किसने सपोर्ट किया निफ्टी को? टाइटन 1.6%, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्होंने सपोर्ट किया। बाकियों ने सपोर्ट नहीं किया, ड्रैग किया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने। पार्शली थोड़ा सा एसबीआई ने भी किया, यही ड्रैग करने वाले थे। इन्फोसिस और टीसीएस न्यूट्रल रहे। तो अब अगर 11,700 की तैयारी कर रही है
तो कौन करवाएगा आपसे? 19,700 की तैयारी कौन करवाएगा आपसे? दो तो यही हो गए, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनको चलना चाहिए। इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस को मैं मानता हूं जो आज नहीं चल पाए किन्हीं कारणों से, उनको चलना चाहिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल का छोटा भाई भी बाहर हो गया, तो अभी अकेला चलेगा, अभी अकेला चलेगा इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए, तो चलना चाहिए। अब मेरी बात को पकड़ कर नहीं बैठ जाना है कि चलेगा तो चलेगा ही, ये मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है वो आपकी असेसमेंट है। ठीक है, तो निफ्टी की बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं घूम फिर के आखिर बात पे, जहाँ पे हम पकड़ेंगे एक स्टॉक कल के लिए। कल के लिए कोई स्टॉक पकड़ते हैं, तो कल के लिए हम, हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक आज नीचे से कम 1% तो चढ़ा हो, ग्रेटर देन 1% नीचे से चढ़ा हो, आज के लो से कम 1% चढ़ा हो, कुछ दम भरा हो नीचे से यानी। दूसरा क्राइटेरिया हम सेट करेंगे कि भाई डिलीवरी उसमें कम से कम नॉर्मल की 1.5 गुनी उठी हो। ठीक है, दो क्राइटेरिया हमने सेट कर लिए। और तीसरा क्राइटेरिया आप बताइए क्या हम सेट करें? चलिए मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि आज, क्योंकि बहुत सारे शेयर बहुत चल चुके हैं, कि आज वो शेयर पकड़ेंगे जिसमें कई दिनों के बाद, यानी कि 18 तारीख के बाद, 18 अगस्त के बाद पहली बार इस तरीके की डिलीवरी उठाई गई हो। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए एक नंबर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे 3 शेयर निकल करके आए हैं जो कि जिन्होंने इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। तो वोल्टास, वोल्टास आज 3.4% चढ़ा, हालांकि चढ़ के बंद हुआ, और आज के लो से 1.7%, मतलब कि खुला भी ग्रीन में था और बंद भी ग्रीन में हुआ। 882 का इसने लो बनाया, 908 का हाई बनाया, और क्लोज जाकर के ये हुआ है 896 रुपये पे। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भी मेरे अंदर डिलीवरी उठाई गई 2.25 गुनी, और बड़े ऑर्डरों के 1.4 टाइम्स बड़े गुनी ऑर्डरों से भी उठाई गई। एक मैकडबल है, मैकडोवल क्या बोल रहा है कि मैकडोवल बोल रहा है 2.3% चढ़ के बंद हुआ, डिलीवरी उठाई गई 2.25 टाइम्स, और ऑर्डर का साइज भी बढ़ाई था। तीसरा है चंबल फर्टिलाइजर, ये हमने पहले भी पकड़ा था 275 के रेट पे, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो समझ में आया होगा, लेकिन ये 18 तारीख से पहले पकड़ा था। अब दोबारा ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर वाले शेयर दम भर रहे हैं। तो 285 के भाव पे बंद हुआ, और 287.90 का आज का इसने हाई बनाया, 280 का लो बनाया, 1% चढ़ के बंद हुआ नीचे से, आज के लो से 1.8% चढ़ के बंद हुआ। तो इसमें डिलीवरी उठाई गई 3 गुनी, नॉर्मल से 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई। तो ये 3 शेयर इसमें से पकड़ करके फिल्टर में हमारे निकल करके आए हैं। मेरे को जो शेयर इसमें से समझ में आ रहा है वो चंबल फर्टिलाइजर ज़्यादा समझ में आ रहा है। बाकी ये हाफ ग्लास एम्प्टी है, आधा आपको फुल करना है अपनी अपनी असेसमेंट से, अपने तरीकों से। तो ये रही बात आज के इस वीडियो की। अब आ जाती है बात डिस्क्लेमर की। देखिए भाई साहब, जितनी बात हम इस वीडियो में करी हो, उसके पहले वाले वीडियो में करी हो, कहीं भी करी हो, कोई भी जो भी सारी बात है, किसी डेटा को देख करके, किसी न्यूज़ को देख करके हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशन होती है। उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। यूँ समझ लो कि एक हिंट दे दिया, बाकी काम आपने खुद करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होगी, रिस्क भी आपका होगा। हम तो अपने काम के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए मेहनत करते हैं, डेटा निकालते हैं, ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी का एक हिस्सा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं, जिससे कि एक व्यवहार बना रहे कि भाई अकेले ही सब कुछ करे जा रहे हो, किसी को कुछ बता नहीं रहे, तो उसका क्या फ़ायदा? मेरा बताने में लग क्या रहा है कि यूट्यूब चैनल बना करके शेयर ही तो करना है। तो मेरा कुछ भी नहीं लग रहा, मेरी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। मेरा कोई पेड चैनल नहीं है, कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई टेलीग्राम नहीं है, कोई व्हाट्सअप नहीं है जिस पे ये सारे काम होते हों। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आप लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि कल वाले वीडियो के बाद हमारे सब्सक्राइबर बहुत रैपिडली बढ़े, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।